दोस्तों, आज हम उस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो अभी हाल ही में रिलीज हुई थी, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने इसको बैन करवा दिया, वो भी 2 बार। आखिर ऐसा क्या है इस मूवी में कि इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म तक से भी रिमूव करवाना पड़ा। दोस्तों, ये एक ऐसी फिल्म है जो तमाचा है इस सिस्टम पे। दिल दहल जाएगा आपका जब आप इस फिल्म को देखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिल्म सतलुज की कहानी। अंधेरी रात, सुनसान सड़क और पुलिस की एक गाड़ी। देखने में लगता है कि ये अफसर किसी रूटीन गश्त पर हैं, लेकिन तभी उनका काफिला एक गाड़ी को रोकता है और बिना किसी वार्निंग के अंधाधुंध गोलियां चलने लगती हैं। कुछ ही सेकंड में कई लोग मारे जाते हैं। एक पुलिस वाला अपनी गाड़ी में बैठे एक निहत्थे इंसान को भी बेरहमी से गोली मार देता है। सामने बैठा एक जूनियर पुलिसकर्मी खौफ से कांप रहा है। सबूत मिटाने के लिए उन सभी लाशों को पुल से नीचे बहते पानी में फेंक दिया जाता है। ये कोई आम कत्ल नहीं था, ये एक ऐसा खौफनाक सच था जिसे पूरी दुनिया से छुपाया जा रहा था। अब कहानी हमें पंजाब के एक शांत से कस्बे में ले जाती है। यहाँ हमारी मुलाकात होती है जसवंत सिंह से, एक आम सा इंसान जिसकी पत्नी अपने बच्चों को स्कूटर पर स्कूल छोड़ने जाती है। जसवंत एक बैंक में काम करता था। हम देखते हैं कि एक ओल्ड कपल अपने जवान बेटे की तस्वीर लेकर जसवंत के सामने गिड़गिड़ाता है। दरअसल उन्हें लोन चाहिए था ताकि वो अपने बेटे को ढूंढ सके। जसवंत कहता है कि उन्होंने पहले भी 4 लोन ले रखे हैं और अब ये 5वां। ऐसे तो उनका घर ही बिक जाएगा। रोते बिलखते उन बुजुर्ग को देख जसवंत लोन पास करवा देता है, लेकिन मन ही मन अंदर से मायूस जसवंत को पास्ट की कुछ झलक दिखती है, जहां हम एक बदहवास औरत को भागते हुए देखते हैं। ये औरत कौन थी ये हमें आगे पता चलेगा। खैर, अब जसवंत अपने घर पहुंचता है। घर पर सब लोग परेशान थे। दरअसल वो औरत जिसकी अभी हमने एक झलक देखी थी, वो काफी दिनों से लापता थी और करीब 6 महीने पहले उसका बेटे के साथ भी कुछ बहुत बुरा हुआ था। जब यह खबर जसवंत के कानों में पड़ी तो वही मंजर फिर से उसकी आंखों के सामने आ गया। कहानी 6 महीने पीछे जाती है। एक बदहवास औरत भागती हुई जसवंत के घर आती है। वो चीख कर बताती है कि कृपाल कोई जवाब नहीं दे रहा, वो बस चुपचाप सड़क पर लेटा है। जसवंत पागलों की तरह उस जगह की तरफ दौड़ता है, लेकिन जब वो पहुंचता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। जमीन पर कृपाल की लाश पड़ी है। अपने बेहद करीबी दोस्त को इस हाल में देखकर जसवंत अंदर तक टूट जाता है। वापस वर्तमान में जसवंत गुरपेज नाम की एक महिला का हाल जानने उसके घर पहुंचता है। पता चलता है कि गुरपेज अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। जब उसे याद आता है कि उसका बेटा मर चुका है तो वो टूट जाती है, लेकिन जब भूल जाती है तो उसे पागलों की तरह ढूंढने निकल पड़ती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि गुरपेज खुद पिछले 1 हफ्ते से गायब है। जसवंत की अंतरात्मा चीख चीख कर कह रही थी कि कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। अगली सुबह वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां का नजारा देखकर किसी का भी खून खौल जाए। पुलिस वाले इंस्पेक्टर का जन्मदिन मना रहे हैं, केक कट रहा है और जश्न का माहौल है। जसवंत गुरपेज की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाना चाहता है, लेकिन पुलिस वाले उसे झिड़क देते हैं कि वो पागल है, उसकी क्या रिपोर्ट लिखना। हार मानकर जसवंत अस्पताल पहुंचता है। रिसेप्शन से ना सुनने के बाद वो सीधा मोर्चरी यानी मुर्दा घर का रुख करता है, जहां लावारिस लाशें रखी जाती हैं। वहां उसकी मुलाकात एक ऑटोप्सी डॉक्टर से होती है। जसवंत के सवाल पर डॉक्टर जैसे ही कोई बड़ा राज उगलने वाली होती है, तभी एक कांस्टेबल वहां आ जाता है। उसे देखते ही डॉक्टर की जुबान अटक जाती है और वो साफ झूठ बोल देती है कि ऐसी कोई महिला यहाँ नहीं आई। एक डॉक्टर का एक कांस्टेबल से इतना डरना साफ बता रहा था कि ये कांड बहुत बड़ा है। तभी जसवंत की मुलाकात उसी कांस्टेबल से होती है। दरअसल वो जसवंत का ही बचपन का दोस्त था। वो कांस्टेबल जसवंत के कान में एक ऐसी बात कहता है जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देती है। वो कहता है कि तुम गलत जगह तलाश कर रहे हो जसवंत। इससे पहले कि वो कुछ और बता पाता, कोई वहां आ जाता है और कांस्टेबल बात अधूरी छोड़कर चला जाता है। गलत जगह, ये शब्द जसवंत के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। अब जसवंत अपनी जांच का दायरा बदलता है। वो गुरपेज और बाकी लापता लोगों को ढूंढने सीधा शमशान घाट पहुंचता है। वो श्मशान के रजिस्टर खंगालना शुरू करता है और फिर जो सामने आता है वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। पन्नों पर दर्जनों ऐसे नाम लिखे थे जो महीनों से लापता थे, जिनकी पुलिस स्टेशन में कोई रिपोर्ट तक दर्ज नहीं थी। उन सभी की लाशों को यहाँ चुपचाप जला दिया गया था। गुमशुदा लोग असल में गायब नहीं थे, उन्हें सरकारी फाइलों से हमेशा के लिए मिटा दिया गया था। ये कोई मामूली बात नहीं थी। गुमशुदा लोगों के परिवार पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते थे और वही पुलिस वाले उन्हें लावारिस बताकर शमशान घाट में ले जाकर चुपचाप जला दिया करते थे। अब ऐसी घटना सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। काफी खोजबीन के बाद भी जब गुरपेज का कुछ पता नहीं चला तो रात के अंधेरे में जसवंत फिर से उसी कांस्टेबल दोस्त के घर पहुंचता है। दोस्त जसवंत को घर से दूर एक तालाब के पास ले जाता है और जो सच बताना शुरू करता है वो जसवंत को अंदर तक हिला देता है। वो बताता है कि उस दिन गुरपेज आंटी पुलिस स्टेशन आई थी और बार बार अपने बेटे को ढूंढने की जिद कर रही थी। बेटा कहाँ से मिलता,
जब वो पहले ही मारा जा चुका था। पुलिस वाले उसे गाड़ी में बिठाते हैं और वहां से ले जाते हैं, लेकिन तभी रास्ते में वही गाड़ी मिल जाती है जिसे कहानी की शुरुआत में पुलिस ने गोलियों से भून दिया था। और वो औरत जिसे गाड़ी में बैठे पुलिस वाले ने बेहरमी से गोली मारी थी, वो कोई और नहीं बल्कि गुरपेज आंटी ही थी। और सामने बैठकर डर से कांपने वाला वो जूनियर पुलिसकर्मी यही कांस्टेबल था जो अब जसवंत के सामने खड़ा था। लेकिन हैवानियत यहीं खत्म नहीं हुई थी। कांस्टेबल आगे बताता है कि गोली मारने के बाद वो गुरपेज को अस्पताल ले गए। तभी एक जूनियर डॉक्टर घबराया हुआ आता है। पुलिस वहां बैठी थी इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाता। पुलिस उसे और ऑटोप्सी डॉक्टर को ज्यादा दिमाग न चलाने की धमकी देती है, लेकिन बाहर आकर पता चलता है कि गुरपेज आंटी अभी भी जिंदा थी, उनकी सांसें चल रही थी। डॉक्टर उनका इलाज करना चाहते थे, लेकिन उन वर्दी वाले हैवानों ने गुरपेज को वापस गाड़ी में डाला और एक सुनसान इलाके में ले गए। उन्हें गोलियां मारकर हमेशा के लिए उनकी आवाज दबा दी और लाश वापस अस्पताल ले आए। ये सब सुनने के बाद जसवंत सुन्न पड़ जाता है। वो अपनी पत्नी को सब बताता है और सीधा एक वकील के पास पहुंचता है, लेकिन वकील जो कहता है वो डराने वाला था। वे कोई आम इंसान नहीं, पुलिस वाले हैं। तुम्हारे इन सबूतों से कुछ नहीं होगा, हमें और पुख्ता सबूत चाहिए। अब जसवंत अपनी जान पर खेल जाता है। वो श्मशान घाट पर पहरा देने लगता है। तभी उसकी नजर एक पुलिस की गाड़ी पर पड़ती है जिससे पुलिस वाले ढेर सारी लावारिस लाशें उतार रहे थे। जसवंत छुपकर उसकी तस्वीर खींच लेता है। अब वो कांस्टेबल भी जसवंत का साथ देने लगता है। वो अंदर से एफआईआर रिपोर्ट और मिसिंग लोगों की लिस्ट निकालकर जसवंत को देता है। जसवंत गायब हुए लोगों के घर घर जाकर पूछताछ करता है और सबूतों को लंबे समय तक महफूज रखने के लिए उनके वीडियो बनाता है, क्योंकि उसे पता था कि डर से गवाह मुकर सकते हैं। लेकिन लाशों के मिलने का सिलसिला नहीं रुकता। हर दिन बॉर्डर या गांव के बाहर कोई ना कोई लाश मिल ही जाती। जसवंत अपना एक कार्ड छपवाता है और लोगों में बांटता है कि जब भी जरूरत हो मैं हमेशा हाजिर हूँ। जसवंत इस केस को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन वहां से भी निराशा हाथ लगती है। अब ये खबर अखबारों की सुर्खियां बन चुकी थी। एक आम इंसान पुलिस महकमे के खिलाफ जंग लड़ रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच जाता है और बात सीधे सीएम तक पहुंचती है। इधर पुलिस जसवंत को डराने के लिए रात भर उसके घर के बाहर पहरा देती है, लेकिन अगली सुबह जसवंत निडर होकर उनके लिए चाय लेकर आता है और तंज कसता है कि आप लोग हैरान और परेशान होंगे, सुबह का माहौल है, चाय पीजिए। और इसके ठीक अगले दिन डीजीपी मीडिया के सामने एक ऐसा बयान देता है जो पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। वो कहता है कि पंजाब में हथियारों की तस्करी चल रही है और हो सकता है इसमें कुछ आम लोग भी शामिल हों। अब जसवंत अकेले लड़ने वालों में से नहीं था। वो गांव के लोगों की एक बड़ी मीटिंग बुलाता है और उनके सामने वो सारे सबूत खोल कर रख देता है जो उसने अपनी जान पर खेल कर जुटाए थे। वो तस्वीरें दिखाता है कि कैसे जो लोग लापता लिस्ट में हैं, पुलिस उन्हें ढूंढने के बजाय लावारिस बताकर श्मशान में जला रही है। आखिर पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? ये सवाल अब सिर्फ जसवंत का नहीं बल्कि पूरे पंजाब का बन चुका था। जसवंत और बड़े बड़े आईपीएस अफसरों के बीच खुली बहस होने लगती है। मामला इतना गर्मा जाता है कि मीडिया के तीखे सवालों के आगे खुद सीएम की बोलती बंद हो जाती है। सत्ता हिलते देख कहानी में एंट्री होती है एक खूंखार विलन की, जिसका नाम है एसएसपी सुग्गा। सुग्गा बदनाम था लोगों के एनकाउंटर के चलते। उसे खास तौर पर इसी इलाके में वापस ड्यूटी पर बुलाया जाता है ताकि बगावत को कुचला जा सके। सुग्गा के आते ही पुलिस का जुल्म और बढ़ जाता है। लोग सड़कों पर उतरकर सुग्गा के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। सरकार डरकर दिखावे के लिए जसवंत को सिक्योरिटी देने की पेशकश करती है, लेकिन जसवंत साफ मना कर देता है। उसका कहना था कि जब पूरा गांव खौफ में जी रहा है तो सिर्फ उसे सिक्योरिटी क्यों चाहिए। अपनी आवाज को और बड़ी करने के लिए जसवंत विदेश जाता है और वहां एक गुरुद्वारे में लोगों के सामने भारत में हो रहे इस जुल्म की पूरी कहानी रखता है। वहां के लोग और एक विदेशी महिला भी उसके इस साहस की दाद देती हैं, लेकिन जब वो वापस भारत लौटता है तो पुलिस उसे गद्दार की नजरों से देखती है। उनका मानना था कि जसवंत ने विदेश जाकर देश की बेइज्जती की है, पर जसवंत का इरादा साफ था, उसने सिर्फ सच बोला था। उसी रात खूंखार सुग्गा अपने कुछ साथियों के साथ उसी कांस्टेबल दोस्त के घर पहुंचता है जो जसवंत की छुपकर मदद कर रहा था। सुग्गा वहां आराम से बैठकर खाना खाता है और फिर अपने साथ लाए 2 आदमियों को कांस्टेबल के सामने बिठा देता है। सुग्गा कहता है कि ये दोनों गद्दार हैं, बताओ इनके साथ क्या किया जाए। कांस्टेबल डर के मारे खामोश रहता है। अगले ही पल सुग्गा उन दोनों को वहीं गोलियों से भून देता है और फिर कांस्टेबल की तरफ घूरते हुए कहता है कि हमारे डिपार्टमेंट में भी एक गद्दार है जो बाहर खबरें लीक कर रहा है। इससे पहले कि कांस्टेबल कुछ समझ पाता, सुग्गा सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को बेहरमी से मौत के घाट उतार देता है। अगली सुबह जब उस घर से 7 लाशें एक साथ निकलती हैं तो पुलिस बड़ी आसानी से कह देती है कि ये लोग हथियारों की तस्करी कर रहे थे और एनकाउंटर में मारे गए। लेकिन उस कांस्टेबल के परिवार का एक और शख्स जो पुलिस में ही था, वो ये सब देखकर अंदर ही अंदर खून का घूंट पीकर रह जाता है और बदले की आग में जलने लगता है।
वो उसी कांस्टेबल का छोटा भाई था। जसवंत की रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो फिर से लोगों को इकट्ठा करके इस जुल्म को रोकने की कसम खाता है। लेकिन तभी कहानी एक ऐसा खतरनाक मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन सीएम अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा था। तभी वो दूसरा बदला लेने वाला कांस्टेबल चुपके से सीएम की गाड़ी में बैठ जाता है और अगले ही पल एक भयानक धमाका होता है। गाड़ी के चिथड़े उड़ जाते हैं और सीएम मारा जाता है। इस घटना से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में दहशत फैल जाती है। अगली सुबह सब कुछ आम दिनों जैसा लग रहा था। जसवंत की पत्नी बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी और जसवंत घर के बाहर अपनी कार धो रहा था। तभी अचानक वहां एक लाल रंग की ओमनी वैन आकर रुकती है। उसके ठीक पीछे पुलिस की एक गाड़ी भी खड़ी थी। ओमनी से कुछ लोग निकलते हैं और जसवंत को जबरदस्ती खींचकर वैन में डाल देते हैं। जसवंत चीखता रहता है लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आता। घर के अंदर मौजूद एक आदमी बाहर भागकर आता है पर वो लोग उसे धक्का देकर फरार हो जाते हैं। सामने वाले घर की एक औरत अपनी खिड़की से ये खौफनाक मंजर देख रही थी, लेकिन डर के मारे उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलती। अब जसवंत के साथ क्या होने वाला था इसका अंदाजा किसी को नहीं था। जसवंत गायब था लेकिन उसकी आवाज अभी खामोश नहीं हुई थी। अब बारी उसकी पत्नी की थी। वो पूरे गांव को इकट्ठा करती है और इस केस को सीधा हाई कोर्ट तक ले जाती है। अदालत का फैसला पुलिस के मुंह पर एक तमाचा था। कोर्ट आदेश देता है कि अगर एक हफ्ते में जसवंत नहीं मिला तो केस सीधा सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। लेकिन पुलिस कुछ करती उससे पहले ही अगले दिन सीबीआई की टीम जांच के लिए धमक पड़ती है। सीबीआई अफसर समर सबसे पहले जसवंत की पत्नी से पूछताछ करता है। वो बताती है कि उस दिन जब वो बच्चों को स्कूल छोड़ने निकली तो उसने घर के बाहर पुलिस की एक गाड़ी देखी थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया क्योंकि पुलिस तो अक्सर उनके घर आती रहती थी। जब वो थाने में रिपोर्ट लिखाने गए तो पुलिस वालों ने उन्हें धक्के मारकर भगा दिया कि पुलिस उन्हें क्यों उठाएगी और वो झूठी रिपोर्ट लिखवा रहे हैं। जसवंत ने महीनों की मेहनत से जो सबूत जुटाए थे वो सब अब सीबीआई के हाथों में थे। जांच तेज होती है। घर पर मौजूद शख्स गवाही देता है कि एक लाल रंग की ओमनी जसवंत को उठाकर ले गई और वो उन्हें रोक नहीं पाया। एक पड़ोसी भी गवाही देता है कि वो सब्जी लेकर लौट रहा था, तभी उसने एक लाल वैन को तेजी से जाते देखा। अंदर से जसवंत बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था और उस गाड़ी के ठीक पीछे पुलिस की जीप थी, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि जसवंत अक्सर पुलिस से पंगा लेता रहता था। सीबीआई अब एक्शन में आती है। कई पुलिस अफसरों को धर दबोचा जाता है, यहाँ तक कि डीएसपी को भी पूछताछ के लिए लाया जाता है। लेकिन इन सब ने जैसे कसम खा रखी थी। सबका एक ही रटा रटाया जवाब था कि कौन जसवंत सिंह है, हम किसी जसवंत को नहीं जानते। एक पुलिस वाला सिर्फ इतना उगलता है कि उन्हें ऊपर से आदेश मिलते हैं और जो लोग आदेश देते हैं वो चंडीगढ़ गए हैं और 2 दिन में लौट आएंगे। लेकिन तब तक सीबीआई उस लाल ओमनी तक पहुंच चुकी थी। वैन का मालिक शान से बताता है कि हाँ, वो लाल वैन उसी की है और सबसे बड़ा खुलासा ये होता है कि उस दिन वो गाड़ी पुलिस वाले ही ले गए थे। चूंकि वो पुलिस से पैसे नहीं लेता इसलिए उसने रजिस्टर में एंट्री नहीं की थी, लेकिन उसे उन पुलिस वालों के नाम अच्छे से याद थे। और जब पूछा जाता है कि गाड़ी कहाँ है तो वो बताता है कि गाड़ी अभी भी पुलिस वालों के पास ही है। वैन मालिक के बताए पते पर सीबीआई छापा मारती है जहाँ एक इंस्पेक्टर की शादी चल रही थी। भरे जश्न से सीबीआई पुलिस वालों को उठा लाती है, लेकिन ये भी बेहद शातिर थे। समर एक इंस्पेक्टर से कहता है कि श्मशान घाट में जहाँ से लाशों के लिए लकड़ियां आती हैं वहाँ के रजिस्टर में तुम्हारा नाम है। पुलिस वाला बड़ी बेशर्मी से जवाब देता है कि तो ये बात जाकर जसवंत सिंह से पूछो ना। समर कड़क कर पूछता है कि जसवंत कहाँ है। इस पर वो मुस्कुराकर कहता है कि इतना ढूंढ लिया है तो उसे भी ढूंढ लो। सीबीआई ने पुलिस के नाक में दम कर डाला था। उनकी जांच अब एक जेल तक पहुंचती है। वहां का एक कैदी बड़ा खुलासा करता है। वो कहता है कि उस दिन वो सब मिलकर जसवंत को जब लेकर आए तब वो पास के ही सेल में था। उन लोगों ने उसे खूब धमकाया था। वहां पर एक आदमी भी था, उसी ने जसवंत को खाना खिलाया और मुझे भी दिया था। उस शख्स को पक्का पता होगा कि जसवंत यहाँ लाया गया था या नहीं। ये हरे आंखों वाला आदमी याद रखिएगा दोस्तों, ये आगे कहानी में बड़ा तूफान लाने वाला है। इधर सुग्गा जो इस पूरे खूनी खेल का मास्टरमाइंड था, वो अपने पुलिस वालों के साथ गुप्त मीटिंग कर रहा था कि आगे इस सीबीआई से कैसे निपटना है। लेकिन तभी सीबीआई ऑफिसर समर सीधा सुग्गा के सामने जा खड़ा होता है। वो सुग्गा को एक अखबार की कटिंग दिखाता है जिसमें छपा था कि ह्यूमन राइट्स वालों ने सीबीआई जांच की मांग की है और वो भी सीधे एसएसपी सुग्गा के खिलाफ। अब सुग्गा और सीबीआई के बीच एक खौफनाक चूहे बिल्ली का खेल शुरू होने वाला था। जसवंत सिंह कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। गायब होने से पहले ही उसने एक ऐसा सबूत छोड़ दिया था जो पुलिस महकमे की नींद उड़ाने के लिए काफी था। उसने साफ बोला था कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार कोई एक पुलिस वाला नहीं बल्कि सीधे पंजाब सरकार और डीजीपी बिट्टा होंगे, क्योंकि उन्होंने ही एसएसपी सुग्गा जैसे दरिंदों को खुली छूट दे रखी है। इसी बयान के आधार पर सीबीआई की सुई सीधे सुग्गा पर घूम गई थी। सुग्गा सीबीआई के सामने बड़ी चालाकी से इनकार कर देता है कि क्या वो कुछ भी बोल देगा तो मैं जिम्मेदार हो जाऊंगा। समर ने कहा कि तुझे शायद अंदाज नहीं है, बात ऊपर से शुरू हो या नीचे से तलवार तो तेरी गर्दन पर ही लटक रही है। ये सुनकर बिट्टा खौफ में चला जाता है। इधर जसवंत की पत्नी का हौसला टूटने का नाम नहीं ले रहा था। जसवंत को गायब हुए 2 महीने बीत चुके थे। वो एक बड़ी भीड़ के सामने दहाड़ रही थी कि ये लड़ाई जसवंत अकेला लड़ रहा था उन पुलिस वालों के खिलाफ जो हमारे अपनों को मार रहे हैं।
तभी सीबीआई अफसर समर वहां पहुंचता है और उसे भरोसा दिलाता है कि उनके पास 3 गवाह हैं और जल्द ही कोर्ट में जसवंत का सच सामने आएगा। लेकिन वो रात बहुत खौफनाक होने वाली थी। सुग्गा अपने पुलिस वालों के साथ जसवंत के घर धमकता है। वो जसवंत की पत्नी को डराने के लिए एक खौफनाक खेल खेलता है। वो उसके बच्चों को पटाखे और फुलझड़ियां देता है और कहता है कि हम चाहते हैं आपके परिवार की दिवाली अच्छी मने। इसका सीधा सा मतलब एक खूनी चेतावनी थी कि चुपचाप बैठ जाओ। सुग्गा बड़ी बेशर्मी से कहता है कि मैंने 25,000 लोगों को ठिकाने लगाया है, लेकिन जसवंत को हाथ नहीं लगाया। हम तो तुम्हारी मदद कर रहे हैं। वो एक घटिया डील ऑफर करता है कि अपना केस वापस ले लो और अगले दिन जसवंत तुम्हारे पास होगा। लेकिन जसवंत की पत्नी शेरनी की तरह उसके मुंह पर केस वापस लेने से साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि मेरे पति को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, वो अपनी जान दे देंगे, लेकिन तुम्हारे जैसे हैवानों के आगे झुकेंगे नहीं। ये सुनकर सुग्गा गुस्से में वहां से निकल जाता है। अगली सुबह खबर आती है कि डीजीपी बिट्टा रिटायर हो चुका है और उनकी जगह आता है एक बेहद सख्त आईपीएस अफसर। वो आते ही सुग्गा को अपने केबिन में बुलाता है। सुग्गा की सारी काली फाइलें और अखबार की कटिंग उसके मुंह पर मारते हुए अल्टीमेटम देता है कि 1 हफ्ते में मुझे जसवंत सिंह जिंदा चाहिए, वरना तेरी पूरी टीम सस्पेंड कर दूंगा। समर ने 3 गवाहों को रेडी कर दिया था कोर्ट में गवाही देने के लिए। अगर इन्होंने गवाही दे दी तो वो सब अरेस्ट होंगे जो इन हत्याओं के दोषी थे। सुग्गा को जब पता चलता है वो अंदर से कांप जाता है। वो भागकर रिटायर हुए डीजीपी से सलाह लेने पहुंचता है, जिसके इशारे पर वो ये सारे गंदे काम कर रहा था। अगले दिन इलाके में 2 और लाशें मिलती हैं। पुलिस ने उन 3 गवाहों में से एक का एनकाउंटर कर डालती है और वही पुराना हथियारों की तस्करी वाला झूठा एनकाउंटर बनाकर केस रफा दफा करने की कोशिश करती है। इसके चलते बाकी गवाह घबराकर घर छोड़कर भाग जाते हैं। अब कोर्ट में समर के पास ऐसा कोई गवाह नहीं था कि वो साबित कर सके कि इन हजारों बेगुनाह हत्याओं के पीछे यही पुलिस जिम्मेदार थी। लेकिन वकील के जबरदस्त दलीलों के बाद कोर्ट उन दरिंदों को सस्पेंड जरूर कर डालती है, जो कि बहुत ही अच्छा फैसला था। अब सीबीआई अफसर समर सुग्गा से मिलता है। समर कहता है कि तेरे डीजीपी बिट्टा तो रिटायर हो चुके हैं, बोला था ना गर्दन तो तेरी ही कटनी है। ये सुनकर सुग्गा के पसीने छूट जाते हैं। वो तुरंत डीजीपी बिट्टा को फोन मिलाता है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा था। सुग्गा शराब के नशे में चूर रहने लगा। खैर, काफी कोशिशों के बाद जब बिट्टा फोन उठता है तो सुग्गा सीधे उसे धमकी दे डालता है कि अगर वो जेल गया तो वो बाकियों को भी नहीं छोड़ेगा। इसके बाद बिट्टा उसे अकेले मिलने के लिए बुलाता है ताकि कोई हल निकाला जा सके। सुग्गा शराब के नशे में अकेले ही वहां से निकल पड़ता है। लेकिन अगली सुबह जो खबर आती है वो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में खौफ पैदा कर देती है। रेलवे ट्रैक के किनारे सुग्गा की कटी हुई लाश मिलती है। जो दूसरों का एनकाउंटर करता था, आज खुद एक कुत्ते की मौत मरा पड़ा था। जैसी करनी वैसी भरनी। सिस्टम ने अपनी जान बचाने के लिए अपने ही सबसे बड़े मोहरे को हमेशा के लिए मिटा दिया था। सुग्गा को पुलिस की तरफ से श्रद्धांजलि दी जा रही थी। तभी उस भीड़ में समर की नजर एक ऐसे चेहरे पर पड़ती है जिसे देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो हरी आंखों वाला जेल का आदमी। समर तुरंत उसे दबोचकर थाने ले आता है। पूछताछ में वो आदमी मान लेता है कि जसवंत सिंह जेल में लाया गया था। समर उसे कोर्ट में गवाही के लिए पूछता है, जिस पे वो मान जाता है। अगले दिन कोर्ट में उसे गवाह के तौर पर लाया जाता है, लेकिन सच पूछने पर वो जज के सामने साफ मुकर जाता है। उल्टा सीबीआई पर ही दबाव डालने का इल्जाम लगा देता है। यहाँ तक कि वो ये तक कह देता है कि जसवंत की पत्नी ने उसे पैसे दिए थे कोर्ट में झूठे बयान देने के लिए। ये देखकर समर का गुस्सा फूट पड़ता है, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकता था। कोर्ट केस खारिज कर देती है। सीबीआई की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। लेकिन उस रात उस आदमी को नींद नहीं आती। जब वो उठकर बैठता है तो उसे जसवंत दिखाई देता है। जसवंत बहुत ही बुरी हालत में था, इतना कि शायद किसी का भी दिल रो दे। शरीर और चेहरे पर इतने घाव थे कि किसी की भी रूह कांप जाए। जसवंत कहता है कि तूने सही नहीं किया, मेरे जैसे बहुत से लोग अब भी उस दरिया में हैं। आएंगे, हम सब तेरे पास एक एक करके आएंगे। जसवंत की हालत देखकर उसका शरीर पानी पानी हो गया। थोड़ी देर बाद जसवंत गायब हो गया। जसवंत मर चुका था। ये उसी की आत्मा थी जो उस शख्स को रास्ता दिखाने आई थी। उस आदमी की आंखें भर आती हैं। उसका ज़मीर आखिरकार जाग जाती है। अगली सुबह वो सीधे समर के पास पहुंचता है और कहता है कि मैं सच बोलूंगा। लेकिन अब कोर्ट में गवाही देना इतना आसान नहीं था। समर बहुत मिन्नतें करता है। तब जाकर जज उस आदमी को आखिरी मौका देते हैं और इस बार वो कटघरे में खड़ा होकर जो सच बोलता है वो किसी भी इंसान की रूह कंपा दे। यहाँ से कहानी एक ऐसे दर्दनाक फ्लैशबैक में जाती है जिसे देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। जिस दिन जसवंत को किडनैप किया गया था, उसे सीधा एक गुप्त जेल में ले जाया गया। वहाँ सुग्गा ने उसे बहुत डराया धमकाया और समझाया कि वो ये लड़ाई छोड़ दे, लेकिन जसवंत अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने साफ कह दिया कि वो जुल्म के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ेगा। इसके बाद शुरू हुआ टॉर्चर का भयानक खेल। उसे उस दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया जहां के कैदियों ने बाद में सीबीआई को गवाही दी थी। वहां भी उसे बेइंतहा दर्द दिया गया, लेकिन जसवंत का हौसला नहीं टूटा। आखिर में उसे एक फार्म हाउस में ले जाया गया। वहां पुलिस महकमे के बड़े अफसर बैठे थे। वहां जसवंत को इतना भयानक टॉर्चर किया गया था कि जब उसे वापस जेल लाया गया तो उसकी सांसें उखड़ चुकी थीं। दर्द में वो बोल भी नहीं पा रहा था।
कुछ देर बाद सुग्गा और बाकी पुलिस वाले दोबारा वहां पहुंचते हैं। सुग्गा गुस्से में घायल जसवंत पर गोलियां चला देता है, जिस वजह से जसवंत ने वहीं दम तोड़ दिया। सबूत मिटाने के लिए उन वर्दी वाले हैवानों ने जसवंत की लाश को उसी पुल से नीचे बहते पानी में फेंक दिया, जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। लेकिन जसवंत की मौत बेकार नहीं गई। कोर्ट में सीबीआई के गवाह और सबूत काम आते हैं, सच साबित होता है और उन सभी पुलिस की वर्दी में दरिंदों को उनके किए की कड़ी सजा मिलती है। सिस्टम के खिलाफ उठी एक आम इंसान की आवाज ने पूरे महकमे को हिलाकर रख दिया था और इसी के साथ ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मूवी सतलज की कहानी। अगर आपको जसवंत का साहस और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर ऐसी ही और भी बेहतरीन और लेटेस्ट फिल्मों की कहानियां मौजूद हैं, उन्हें भी जाकर जरूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।